सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बर्फ से ढकने लगता है और आसमान में हलचल शुरू होती है। साइबेरिया में ठंड से जमी झीलों से लेकर मंगोलिया के विशाल घास के मैदानों तक पक्षियों की कई झुंड निकलते हैं। ये सिर्फ उनकी मर्जी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन आदत है जो उनकी अपनी यादों से पुरानी है। ये पक्षी अकेले सफर नहीं करते, ये अपने साथ की कहानियां लेकर आते हैं। दूर दराज के बर्फ से ढके इलाकों की, अनंत आसमान की और जिंदा रहने की जंग की कहानी जो धरती की पहचान है। और जब उन कहानियों को सुनाने की बारी आती है तो उन्हें वो मंच मिलता है बिहार में। क्योंकि बिहार हमेशा से सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कई कहानियों का रंगमंच रहा है। ये पक्षी यहाँ अनजान मुसाफिर नहीं, बल्कि एक पुरानी विरासत का अहम हिस्सा है। यहाँ झील के पानी में उनकी तस्वीर दिखती है, हवा में उनकी आवाज गूंजती है, सुरीली, सुंदर, शानदार। हम इनकी वो दुनिया देखेंगे जिसमें ये आसमान में अदृश्य नक्शे के मुताबिक उड़ते हैं। इनकी उड़ान वो सच दिखाती है जिसमें जीने की जंग, आपसी रिश्ते और खूबसूरती अलग अलग नहीं, एक ही कहानी का हिस्सा है। वो कहानी जो शब्दों से नहीं, बल्कि लंबे सफर, तालमेल और अपनी जगह लौटने के सुकून से लिखी जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ये विशाल कंवर लेक अब हमें साफ नजर आने लगती है। चमचमाते पानी से भरा वेटलैंड जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैला है। ये कोई मामूली झील नहीं है। कंवर, जिसे कबरताल भी कहते हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है और यहाँ अनगिनत माइग्रेटरी बर्ड्स को आसरा मिलता है जो हजारों मील के सफर के बाद यहाँ आराम करती हैं। इस झील के पानी में सफर करते हुए हम लोग कंवर में आने वाले उन मेहमानों की कहानियां जान सकते हैं जो आसमानी सफर करके आते हैं। शांत और शाही रूप वाला ये ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क झील के किनारे घूम रहा है। इसके पास लंबी खूबसूरत टांगे, बर्फ सा सफेद शरीर और उससे एकदम उल्टे काले पंख मौजूद हैं। ये फोकस के साथ चलता है और ऐसी सफाई से मछलियों और एम्फीबियंस को पकड़ता है कि हम भूल जाते हैं ये एक माहिर शिकारी है। झील के पास शांति से बैठा ये पक्षी है लिटिल कॉर्मोरेंट। इस छोटे और पूरे काले शरीर वाले पक्षी की गर्दन छोटी, सिर गोल और लंबी चोंच होती है जो आगे से हुक जैसी होती है। अब ये लिटिल कॉर्मोरेंट अपने पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके ऊपर उड़ते ही एक और खूबसूरत मेहमान इस शांत झील में आ जाता है। ये सिट्रीन वैगटेल है जिसका सिर पीला और पंख हल्के स्लेटी हैं। ये पक्षी छोटा है, लेकिन इसकी वजह से ये जगह खूबसूरत लगती है। इसे ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बार बार पूंछ छटकता है और दलदल वाले इलाके में रहना पसंद करता है जहाँ ये कीड़े और छोटे इन्वर्टेब्रेट्स खाता है। सर्दियों में भारत आने वाला ये सिट्रीन वैगटेल सेंट्रल एशिया के ऊंचे एरिया से सफर करके यहाँ के पानी से भरे घास के मैदानों और टंड्रा में आता है। पास ही बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक और पक्षी है जो पार्शियल माइग्रेशन करता है, यानी इंडियन रोलर। खुले घास के मैदानों में रहने वाले इस पक्षी के खूबसूरत रंग ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने कोई खूबसूरत तस्वीर बनाई हो। ये ब्लैक ड्रोंगो अपने इलाके पर नजर रख रहा है और ये अक्सर खुद से काफी बड़े शिकारियों के साथ भी भिड़ जाता है। इसके काले चमचमाते पंख और पूंछ दो हिस्सों में बटी है। ये खूबसूरत और बहादुर है और खुले आसमान का असली योद्धा। यहीं रहने वाली डक्स कंवर लेक में पानी में तैर रही हैं और हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके आने वाले उनके साथी अपने यहाँ की जबरदस्त ठंड से बचकर यहाँ के गर्म मौसम में कुछ वक्त बिताने आते हैं। कावर लेक को 1979 में बर्ड सेंचुरी बनाया गया था। यहाँ साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रहती हैं। 2015 में एक बड़ा सर्वे हुआ जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे। उस सर्वे से पता चला कि तकरीबन 60,000 इंसान अपने गुजारे और रोजी रोटी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से इस वेटलैंड पर निर्भर करते हैं
और ये भी देखा गया था कि उनमें से 75% तो औरतें थीं। बिहार की इस कंवर लेक से कई जिंदगियां जुड़ी रहती हैं और यहाँ के पानी और आसमान में लंबे सफर की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बोट्स लेते हैं, ट्रैवल करते हैं। मैं जब भी हर साल आती हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट उस वक्त में विजिट करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये एक रामसर साइट है, इससे इंटरनेशनल टूरिज्म में पहचान मिलनी चाहिए और हम लगातार उसी कोशिश में लगे हैं। शाम को झील पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है और इंसान और पक्षियों की आवाज साथ में घुल मिल जाती है। कंवर लेक के विशाल वेटलैंड से बाहर निकलकर अब हम लोग बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट की झाझा पहाड़ियों की ओर जाने वाले हैं। ये है नागी नकटी बर्ड सैंक्चुरी। देश विदेश में मशहूर बिहार की इस सबसे छोटी बर्ड सैंक्चुरी को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने एक अहम बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया का दर्जा दिया है। छोटी होने के बावजूद ये कुदरत के लिए बेहद अहम है। ये छोटी सी जगह सर्दियों के दौरान अनगिनत माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए घर बन जाती है। हर पक्षी की एक अलग कहानी है। ये महफूज रहने, खाने और आराम की तलाश में यहाँ आते हैं। नागी और नकटी बोथ आर वेरी गुड प्लेसेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। नागी की एरिया अराउंड 191 हेक्टेयर है, नकटी की 332 हेक्टेयर है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ये इंडिया की 81st और 82nd और बिहार की 2nd और 3rd रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं। जिन दो रेजोवा से ये सैंक्चुरी बनती है, उनके पास आकर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो है ग्रेलैग गीज की। यूरोप और सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आने वाले ये गीज नागी नकटी में सबसे पहले आने वाले मेहमान हैं। इनके हल्के स्लेटी रंग के शरीर और हल्की गुलाबी चोंच सुबह की धूप में चमकते हुए दिखते हैं और ये पानी के ऊपर साथ मिलकर उड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बल्कि ये लगभग सभी तरह के पालतू गीज के पूर्वज भी हैं और इनके वंशज बहुत सारी सभ्यताओं में खेती बाड़ी के इतिहास का हिस्सा हैं। भारत की पौराणिक कहानियों में गीज या स्वॉन्स को हंस कहा जाता है, जो पवित्रता और समझदारी का प्रतीक है। इनकी पुकार प्राचीन मंत्रों जैसी लगती है और आपको भी यही लगेगा कि ये दूसरी दुनिया के मैसेंजर्स हैं जो इंसान को ईश्वर से जोड़ते हैं। उन प्राचीन मंत्रों जैसी आवाज से थोड़ी दूर हमें ये खूबसूरत काले पक्षी दिखते हैं, जिनके शरीर के पंख मखमल जैसे हैं। ये रेड नेप आइबिस अक्सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेटलैंड्स में घूमते या आसमान में उड़ते दिखते हैं। ये अपनी लंबी और घुमावदार चोंच से जमीन में मौजूद कीड़ों और इन्वर्टेब्रेट्स को खाते हैं। ये खेतों में से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे कीड़ों को खाने के लिए जाने जाते हैं और रात के वक्त साथ मिलकर किसी पेड़ या आइलैंड पर रहते हैं। ये यहाँ हक जमाने की जल्दी में नहीं होते और संभल कर चलने वाले ये पक्षी इस एरिया की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ब्लैक हेडेड आइबिस के सिर और गर्दन का रंग काला होता है, लेकिन इनके खूबसूरत सफेद शरीर एकदम ही अलग लगते हैं। इस विशाल वाटर बर्ड में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और ये अलग अलग तरह के एरियाज में रह सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नेचुरल मार्शेस से लेकर इंसानों के बनाए तालाबों और खेतों में भी। ये जहाँ जाते हैं जल्द ही उस जगह के मुताबिक ढल जाते हैं। लेकिन इतने मजबूत होने के बावजूद इस स्पीशीज का भविष्य खतरे में है और ये खूबसूरत पक्षी, जिसे यहाँ के लोग सफेद बुज्जा कहते हैं, इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड का दर्जा मिला है। झील के पास जाने पर हमें सबसे पहले यहाँ आने वाले मेहमान दिखते हैं। ये है बार हेडेड गीज। ये जबरदस्त मुसाफिर बेहद दूर मौजूद सेंट्रल एशिया और तिब्बतियन प्लेटों से ऊंचे हिमालय के पहाड़ों को पार करके इस जगह पर आए हैं।
ये इतने मुश्किल हालात में इसलिए रह लेते हैं क्योंकि इनके शरीर में एक अनोखी चीज होती है, हीमोग्लोबिन, जो कम हवा में भी ऑक्सीजन सोख लेता है। ये गीज यहाँ चैन से रहते हैं। इनकी मीठी आवाज यहाँ के माहौल को खुशनुमा बनाती है। इन्हें देखकर हमें सुकून मिलता है। इन सूखे मैदानों में ये एशी क्राउन स्पैरो लार्क खाने के लिए बीज ढूंढ रहा है और ये आसानी से नजर नहीं आता। ऊपर ये ग्रे हेडेड फिश ईगल नीचे नजर रख रहा है और आवाज निकालकर यहाँ हक जमा रहा है। घास के मैदानों की दूसरी तरफ कॉमन केस्ट्रल हवा में एक जगह रुका है। ये सर्दियों में यहाँ आने वाला माहिर शिकारी है। यहाँ पर मोर देन 180 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स नोटिस की गई हैं और रिसेंट काउंटिंग के अकॉर्डिंग इट मे क्रॉस 190 ऑल्सो। जो हम लोग का रिसेंट AWC सर्वे हुआ था, जो लेटेस्ट AWC सर्वे था, उसमें बर्ड्स की टोटल काउंट अराउंड 14,000 से भी ज़्यादा आई थी। यहाँ नागी और नकटी के कुछ फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, जैसे कि रेड क्रेस्टेड पॉचार्ड, बार हेडेड गूच, ये दोनों हैं। इनकी अराउंड ग्लोबल पॉपुलेशन की 2% नागी और नकटी में ब्रीड करती है, जो बहुत बड़ी बात है। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है, तब पक्षियों की पुकार हवा के बहने की और पत्तों के लहराने की आवाज के साथ मिल जाती है। यहाँ रहने वाले लोगों की अपनी अलग मान्यताएं हैं। वो मानते हैं कि गीस का आना फसल की कटाई के मौसम के अंत का ऐलान है और ईगल का यहाँ उड़ना खुशकिस्मती की निशानी। नागी नकटी भले ही छोटा हो, लेकिन दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ बर्ड्स के लिए महफूज है, बल्कि उनकी कहानियों का हिस्सा है, जो काफी दूर से शुरू होती हैं। यहाँ से जाते हुए ये जगह हमें याद दिलाती है कि जीवन और कुदरत की खूबसूरती कैसे नाजुक तालमेल के भरोसे टिकी हुई है। अब हमारे इस सफर में हम भागलपुर जाएंगे, जहाँ विशाल नदी गंगा के किनारे पर विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी मौजूद है, जहाँ एक्वेटिक लाइफ और माइग्रेटरी बर्ड्स की भरमार है। डॉल्फिन जो इनहेबिटेड एरिया है वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो फिश पे डिपेंडेंट है। तो जहाँ भी फिश पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ डॉल्फिन ज़्यादा होगा, और डॉल्फिन ज़्यादा मतलब ये काइंड ऑफ अच्छा इंटरेक्शन है इन तीनों के बीच में। इस नदी के 50 किलोमीटर के दायरे में बनी इस सैंक्चुरी में पानी और आसमान में रहने वाले क्रीचर्स मिलते हैं और यहाँ जिंदगी का अनोखा खेल दिखाई देता है। ये पक्षी जो साइज में छोटे हैं, लेकिन इनके सिर और सीने पर खास निशान हैं। ये है पाइट किंगफिशर, जो तेजी से पानी में डुबकी लगाते हैं और सटीक निशाना लगाकर शिकार पकड़ लेते हैं। ये लिटिल कॉर्मोरेंट पूरे काले रंग का वाटर बर्ड है, जिसे इसके फ्लैट सिर और नुकीले हुक वाली चोंच से पहचान सकते हैं। ये यहाँ के सबसे छोटे कॉर्मोरेंट्स हैं। पास में हमें एशियन ओपन बिल स्टॉक दिखती है, जो कम गहरे पानी में शानदार तरीके से चल रही है। इसकी लंबी चोंच थोड़ी खुली रहती है, जिससे ये अपने फेवरेट शिकार स्नेल्स को पकड़ती है। विक्रमशिला एंडेंजर्ड स्पीशीज के अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स का भी घर है, जहाँ पर सभी पक्षियों को एक महफूज जगह मिलती है। पूरे बिहार में मेरे अंदाज से 450 पक्षियों की प्रजातियां या इससे थोड़ी ज़्यादा भी होंगी पाई जाती हैं, जबकि पूरे देश में 1350 के लगभग प्रजातियां मिलती हैं। हमारे भागलपुर में लगभग 250 से कुछ ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। जगतपुर लेक बिहार के थोड़े कम मशहूर कुदरती करिश्मों में से एक है। इस बेमिसाल एरिया में बहुत सारी माइग्रेटरी और एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज को रहने के लिए जगह मिलती है।
जगतपुर वेटलैंड में ही सिर्फ 150 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ आते हैं और जाते हैं। आप देखेंगे पीछे गहरा जल भी है, छिछला जल भी है और यहाँ दलदल भी है। डाइवर्सिटी रहेगी हैबिटेट की, उतनी ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ आएंगी। रिटर्न माइग्रेशन में यहाँ ब्लैक टेल गॉडविट मार्च के एंड में सैकड़ों की संख्या में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो जाड़े के शुरुआत में, जाड़े के मध्य में, जाड़े के अंत में समय समय के साथ यहाँ प्रजातियाँ भी बदलती जाती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बतख प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें रेड कैसेट पोचार्ड, पिनटेल, कॉमन पोचार्ड, कॉमन टील, सुरखाब जिसको हम लोग रडी शेल्डक बोलते हैं। इसके अलावा बतख प्रजाति के विजन हैं, कॉटन पिग्मी गूज हैं। इनके अलावा जो छोटे छोटे भूरे रंग के पक्षी जो बड़े बड़े झुंड में आते हैं और दलदल में से खोद खोद के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। 2006 में अरविंद मिश्रा को ग्रेटर एजुटन स्टॉक के 18 घोंसले मिले थे, जिन्हें यहाँ गरुड़ा कहते हैं। और पिछले 2 डेकेड्स में यहाँ के लोकल लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीजुली कोशिशों के बदौलत उनकी पॉपुलेशन जो 2006 और 7 के बीच 78 थी, वो 2023-24 के बीच 600 से ज्यादा हो गई है। भागलपुर में कोसी नदी के पास कड़वा दियारा नाम का खुला एरिया है, जो आज के वक्त में आसाम और कंबोडिया के बाद इन एंडेंजर्ड स्टॉक्स के लिए बच्चे पैदा करने की सुरक्षित जगह है। वहाँ पे पहला चीज़ तो हम लोग ऑन साइट उनको बचाने के लिए पेड़ के नीचे जाल लगाते हैं, ताकि अगर बच्चा गिर भी जाए तो ज़्यादा इंजरी नहीं आए। अगर इन केस अगर उसके बाद भी हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाते तो उनको यहाँ पे भागलपुर के सुंदरवन में हमारा रेस्क्यू सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर में ले आके अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो ट्रीटमेंट की, फूड की, इससे उसको एक हेल्थ ट्रीटमेंट दे के और उसके बाद फिर बैक टू उसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग उनको रिलीज कर देते हैं। हाथ से खाना खिलाने से लेकर मेडिकल केयर तक हर कदम अहम होता है। ये पक्षी अक्सर घायल हालत में अकेले पड़े होते हैं और यहाँ इनका इलाज होता है। ये सेंटर इनके लिए जिंदा बचने और आजादी के बीच का मददगार है, जहाँ साइंस, दया और डिटर्मिनेशन की मदद से दुनिया की सबसे रेयर स्टॉक्स में से एक को बचाया जाता है। उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भागलपुर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत अहम जगह बन गई है। ये इलाका ऐसी स्पीशीज के लिए बहुत महफूज जगह है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे टर्टल रेस्क्यू सेंटर है। जितने भी टर्टल सीज्ड होते हैं या फिर कहीं भी आउट ऑफ हैबिटेट चले गए हैं तो उनको हम लोग ले आके और यहाँ पे ट्रीटमेंट देके और उसके बाद फिर नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों और गवर्नमेंट की कंजर्वेशन से जुड़ी कोशिशों की वजह से भागलपुर ऐसे पक्षियों के लिए बहुत जरूरी और काम की जगह बन गया है। हमारे यहाँ लाखों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। अगर ये न आए तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि पीछे झील में जल वनस्पतियां बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर डक्स और गीज वगैरह की संख्या ज़्यादा होती है प्रवासी पक्षियों में। इनका भोजन ये जल की वनस्पतियां हैं। अगर वो आकर इनको न खाएं तो ये वनस्पतियां गल गल कर नीचे तलहटी में जमा होती जाएंगी, झील उथली हो जाएगी, फिर खेती के लायक हो जाएगी और उसके बाद फिर बंजर हो जाएगी और हमारे जलाशय सूख जाएंगे, हम पीने के पानी को तरस जाएंगे। अगर पक्षी ना होंगे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। हम नहीं रहेंगे तो पक्षियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है तो विक्रमशिला में इन पक्षियों की परछाई दिखती है और आवाज सुनाई देती है। यहाँ पुराने जमाने और आज के दौर का मिलन होता है।
यहाँ आने वाला हर एक पक्षी अपने साथ किसी दूर देश की कहानी लाता है और गंगा के इस हिस्से को पहाड़ों और समुंदर पार की जगहों से जोड़ता है। कई जेनरेशन से बिहार के वेटलैंड सिर्फ ऐसी जगह बनकर नहीं रहे जहां पानी और जमीन मिलते हैं। ये सदियों से लगातार चल रहे इस सफर के गवाह भी रहे हैं। बिहार में सुबह के वक्त कंवर लेक धूप में चमचमाती है। गंगा नदी धीमी रफ्तार में विक्रमशिला से होकर गुजरती है और नागी नकटी और गोगाबिल के शांत पानी में जीवन पनपता हुआ दिखता है। यहाँ साल दर साल कुदरत अपना वादा निभाती है। वेटलैंड्स की हालत सुधारने की सरकार की कोशिशों की वजह से ये नाजुक इकोसिस्टम्स फलती फूलती जगह बन गई है, जहां साल दर साल ज्यादा पक्षी आने लगे हैं। इसलिए जब वो पक्षी पंख फैलाकर फिर से सर्दियों में उड़ान भरते हैं तो वो इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि भरोसे का भी। ये भरोसा कि ये झीलें ऐसे ही महफूज रहेंगी। इन पक्षियों की हिफाजत सिर्फ एक कंजर्वेशन का काम नहीं है बल्कि खुद जिंदगी से हमारा वादा है। ये वादा कि पक्षियों की उड़ान, पानी में उनकी तस्वीर और नदियों के बहाव से लिखी ये कहानी खत्म नहीं होगी अगर हम परवाह करेंगे और साथ मिलकर जीने की खूबसूरती को समझेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और दूर आसमान में हलचल हो रही है, जो एक नई कहानी की शुरुआत है। नॉर्थ की तरफ बहुत दूर से ढेर सारे पक्षी आए हैं जो सर्दियां शुरू होने का संदेश देते हैं। ये इस जगह को सुरक्षित रखते हैं और सबके साथ खुलते मिलते हैं। ये सिर्फ मेहमान नहीं, यहाँ के निवासी हैं। ये एक बार फिर इस जगह पर लौट आए हैं, जैसे इस सफर की यादें इनके दिमाग में हमेशा के लिए छपी हैं। उन्हें गंगा का हर मोड़, हर रास्ता याद है, उसके किनारे की जमीन और घास के मैदान याद हैं, और बिहार के लोगों का उनके लिए अपनापन भी याद है। बिहार उनकी उड़ान को सिर्फ देखता नहीं, उसका हिस्सा बन जाता है। उनकी उड़ान बिहार की वो कहानी सुनाते हैं जो सदियों से जारी है। उनके सफर, रहस्यों और मकसद की कहानी। बर्ड्स ऑफ बिहार एपिसोड 2। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम कटिहार बिहार में शांति और सुकून में डूबी गोगाबिल लेक पर पहुंचे हैं। ये काफी बड़ा वेटलैंड है जो महानंदा और गंगा दोनों नदियों के बीच के इलाके में बना हुआ है। यहाँ न सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सुरक्षित जगह है बल्कि कुदरत की मजबूती और नई शुरुआत की कहानियाँ लिखी हैं। हर साल जो है जाड़े के मौसम में, खास करके दिसंबर से फरवरी के अंत तक बाहर से जो है, विदेश से जो है चिड़िया आती है और फिर गर्मी के मौसम में ये चिड़िया अपना देश चले जाते हैं। ये इसका संरक्षण देने का काम हमारे टीम या जनलक्ष्य की टीम करते रहते हैं। जो पिक्चर्स मैं क्लिक करूंगी वो पिक्चर्स आमतौर पर जो पक्षी हमारे आसपास दिखते हैं उनसे काफी अलग होंगे, और क्योंकि वो अलग दिख रहे हैं वही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं वैसी पिक्चर्स क्लिक करूंगी जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। हम लोकल लोगों को इस बात को बढ़ावा देना चाहिए और हमें नॉलेज रखनी चाहिए कि हम उन्हें सेफ कैसे रख सकते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं जिसमें सालों साल तक वो यहाँ आकर रह सकें, मतलब वो जब भी यहाँ आना चाहें। इसे 2019 में बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया था और यहाँ हर साल 30 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज रहने आती हैं। इस झील के आसपास बहुत हलचल देखी जाती है और झील में शांति से बैठकर चारों तरफ से नजारे देख रहा ये पक्षी ओरिएंटल डार्टर है। इसकी लंबी और पतली गर्दन की वजह से इसे स्नेक बर्ड भी कहा जाता है। मछली पकड़ने में माहिर ये पक्षी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। वैसे ये ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह लंबी दूरी से सफर करके यहाँ पर नहीं आता, लेकिन ओरिएंटल डार्टर बदलते वाटर लेवल्स की वजह से और खाने की तलाश में छोटी दूरी का सफर तय करता है और अपनी जगह बदलता रहता है। एक शिकार पकड़ने के बाद ये अक्सर किसी टहनी पर बैठा हुआ दिखता है, जहाँ ये अपने पंख फैलाकर धूप में खुद को सुखाने लग जाता है, क्योंकि इसके पंख पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होते। अब हमें एशियन ओपन बिल्स का एक बड़ा झुंड दिख रहा है।
जिन्हें हम उनके सफेद पंख और खुली हुई चोंच से पहचान सकते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इन स्टॉक्स की चोंच में थोड़ी खुली जगह होती है, जिसकी मदद से ये एप्पल स्नेल्स को तोड़ते हैं और ये बहुत धीमी रफ्तार में चलते हुए अपने लिए शिकार की तलाश भी करते हैं। इस स्पीशीज का इतनी भारी तादाद में यहाँ जमा होना इस बात का सबूत है कि गोगाबल लेक और आसपास के इलाके में कितने फूड रिसोर्सेज हैं। इनके लिए ये जगह बहुत अहम है। ये बर्ड साइबेरिया से आती है और इस एरिया का बहुत इम्पोर्टेंट वेटलैंड है, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है इसका संरक्षण जो है। इस शांत झील में एक खूबसूरत ग्रे हेरॉन शांति से खड़ा है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रे हेरॉन्स के शरीर का रंग स्लेटी और गर्दन का रंग सफेद होता है। ग्रे हेरॉन अपनी तेज नजर और चुपचाप शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर ये वेटलैंड में रहते हैं और मछलियों और एम्फिबियंस को खाते हैं, लेकिन ये कभी कभी पानी से दूर जाकर छोटे मैमल्स, बर्ड्स और कीड़ों का भी शिकार करते हैं। ये बड़े शिकार पर अचानक धावा बोलते हैं। ये जब ठंड स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर से आना स्टार्ट करती है और दिसंबर में बढ़ते बढ़ते जनवरी तक काफी बढ़ जाती है और फरवरी मार्च तक रहती है। अब पानी पर धूप पड़ने के साथ ही हमें लेसर व्हिस्लिंग डक्स का एक शांत झुंड दिखता है। ये पक्षी अक्सर एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में मिलते हैं और पूरे वेटलैंड में गूंजती इनकी आवाज संगीत की तरह लगती है। मिलजुल कर रहने वाले ये पक्षी ज्यादातर पानी में उगने वाले पौधे और चावल के दाने खाते हैं। साथ ही छोटी मछलियाँ, मेंढक और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ कम गहरा पानी और बहुत सारे पेड़ पौधे हों। ये पंख फैलाकर तेजी से उड़ते हैं और जब नीचे उतरते हैं तो सटीक और खूबसूरत तरीके से। इनकी हर हरकत में नेचर और क्रीचर्स के नाजुक संतुलन की मिसाल दिखती है। इस सैंक्चुरी से निकलते हुए हमारे पक्षी दोस्तों की आवाज जैसे हवा में गूंजती है। हमें यहाँ दिखी शानदार चीजें, उन पक्षियों की उड़ान, डूबता हुआ सूरज, धीमी बढ़ती हुई हवा और इंसानों का इस कुदरत के लिए प्यार, ये सब मिलकर इस जगह को सबसे खूबसूरत बनाते हैं, जहाँ हर तरह के जीव रह पाते हैं। बरेला सलीम अली ज़ुबा सहानी बर्ड सैंक्चुरी ऐसी जगह है जो कुदरत की खूबसूरती के साथ इतिहास के पन्नों से भी जुड़ी है। इसका नाम मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा है और ये सैंक्चुरी बिहार के वैशाली जिले में बनी है। ये सिर्फ पक्षियों के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं, ये माइग्रेशन, कहानियों और जिंदगी का जीता जागता रिकॉर्ड है और इन पक्षियों के यहाँ आने के पीछे इंसानों की मेहनत छिपी है। मैं संजीव कुमार वैशाली वन प्रमंडल के अंतर्गत बड़ेला झील में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पक्षियों की रक्षा सुनिश्चित करता हूँ और अपने क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ। इस भ्रमण में मेरा सहयोग पक्षी मित्र लोग करते हैं जो झील का संरक्षण करने में मेरी मदद करते हैं। पक्षियों की गणना के लिए हम लोग हर साल एशियन वाटर बर्ड सेंसस करते हैं और इसमें हम लोग डेली एक मॉनिटरिंग ऑकुलर होता है जिससे हम सिंपल एस्टिमेशन करते हैं और यहाँ जो संख्या है वो एशियन ओपन बिल की काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ 58 तरह के प्रजाति रिकॉर्डेड हैं और वर्तमान में जो हम लोग का जो भी मेहनत है, जो भी हम लोग हैबिटेट इम्प्रूवमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, उससे बरेला झील के अंतर्गत जो पक्षी हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऊंचे आसमान में पक्षियों का एक झुंड अलग से उड़ता हुआ सफर करता दिख रहा है। ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स आज के सबसे बड़े जिंदा स्टॉक्स में से एक हैं। इस विशाल पक्षी के पंख भी बहुत चौड़े होते हैं और 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं। ये बीच बीच में पंख फड़फड़ाते हुए गर्म हवा के करंट्स के सहारे ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ सकते हैं। इन्हें आमतौर पर स्कैवेंजर माना जाता है जो मुर्दा जानवरों को खाकर इस इलाके को साफ करते हैं, लेकिन ग्रेटर एडजुटेंट ओमनिवोर भी होते हैं। उनकी ताकतवर चोंच न सिर्फ लाश फाड़ सकती है बल्कि ये पक्षी उससे शिकार भी कर सकते हैं। मेंढक और बड़े कीड़ों से लेकर पक्षियों तक और रेप्टाइल से लेकर रोडेंट्स तक, इन्हें जो भी आसपास मिल जाए ये सब कुछ खा लेते हैं। ये शुरू में जब लोगों के बीच में जागरूकता नहीं थी तो यहाँ शिकार की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती थी। लोकल जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पे मछली पालन और इनका शिकार करके तो काफ़ी लोकल मार्केट में इसकी बिक्री होती थी, लेकिन ये बहुत साल पहले की घटना है। जैसे जैसे विभाग का यहाँ प्रेजेंस बढ़ा है
लोगों में जागरूकता आई है और हम लोग यहाँ पक्षी मित्रों के साथ और अपने वनरक्षी वनपालों के साथ टीम गठित कर रेगुलर पेट्रोलिंग होता है और जिससे यहाँ जो ये सब अवैध जो शिकार की घटनाएं हैं उसमें काफ़ी कमी आई है और अभी तक इस साल में एक भी घटना रिपोर्टेड नहीं हुई है, एक भी नेट लगाने की जाल लगाने की घटना रिपोर्टेड नहीं हुई है। और हमारा आगे जो प्लान है कि हम इसमें कैमरा सर्विलेंस का प्रोविज़न करने जा रहे हैं कि जो 3 किलोमीटर के रेंज में वो नाइट विज़न कैमरा के माध्यम से भी हम सर्विलेंस रखेंगे ताकि कोई भी नाइट के समय में भी ट्रेसपास और इलीगल एक्टिविटी ना हो। पक्षियों की दुनिया के इस तरह के सफर में अक्सर हमें कुछ अनोखे नज़ारे दिखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पक्षी मित्र को यहाँ रखा हुआ है और वो एक लिटिल कॉर्मोरेंट को आजाद कर रहे हैं जो यहाँ फिशिंग नेट के अंदर फंस गया है। ये अपने खूबसूरत काले पंख और गोता लगाने की खूबी के लिए मशहूर है, लेकिन खुद को जाल से आजाद नहीं कर पा रहा। ये पक्षी मित्र झील के हर हिस्से और यहाँ रहने वाले हर क्रीचर के बारे में जानते हैं और इन्हें इस काम की प्रैक्टिस है, तो ये बहुत संभाल कर इस पक्षी को आजाद कर देते हैं। इन पक्षियों को बचाना कोई इकलौती घटना नहीं, बल्कि इनके जैसे लोगों के रोज के काम का एक हिस्सा है। हम लोग बरेला झील के अंदर गश्ती करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई शिकारी जाल वगैरह तो नहीं लगा रखा है या कोई और भी भिन्न तरीके से शिकार तो नहीं करने का तरीका जुगाड़ में है। इन लोग को वाचिंग करते रहता हूँ बरेला झील के अंदर। बरेला झील का मापी वगैरह भी शुरू हुआ है, वॉच टावर भी बने हैं, जिला प्रशासन के स्तर पर भी काफ़ी सक्रियता की जा रही है और सरकार भी 54 करोड़ और 28 करोड़ की राशि दिया है। थोड़े टाइम के लिए वेटलैंड से निकलकर हम लोग एक खूबसूरत और रंग बिरंगे पक्षी को देखने लगते हैं। आत्मविश्वास के साथ यहाँ बैठे इस पक्षी का नाम है इंडियन रोलर। ये पक्षी अक्सर अकेला या सिर्फ एक साथी के साथ रहता है क्योंकि इन सब के अलग इलाके होते हैं और बात करने के लिए छोटी सी चैक की या जोर की चाव की आवाज निकालते हैं। इनकी अनोखी आवाज यहाँ के माहौल को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। अपनी खूबसूरती और उड़ने में माहिर होने के अलावा इसे हिंदू कहानियों में इज्जत दी जाती है और भगवान विष्णु का चहेता माना जाता है। इसीलिए ये भारत की संस्कृति में बहुत अहम किरदार निभाता है। यहाँ का शांत पानी, जिसके आसपास छोटे झाड़ हैं और बीच बीच में पानी में उगने वाले पौधे हैं, ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक जरूरी सैंक्चुरी और कमाल का इकोसिस्टम है। यहाँ हर छोटे बड़े क्रीचर का एक अहम किरदार होता है। बिहार के और अंदर के इलाके में जाने के बाद हम ईस्ट चंपारण में एकदम शांत और खूबसूरत सरोतर लेक पर आ गए हैं। इस जगह पर एक अलग ही तरह की खूबसूरती दिखाई देती है जो हमें पुराने जमाने की याद दिलाती है। झील के किनारे पर खेत हैं जिनमें सुनहरी फसल लगी है और बहुत सारे छोटे छोटे जीव इस शांत इलाके में मजे से घूम रहे हैं। यहाँ पर इंसान और कुदरत सिर्फ एक साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं और ऐसा इकोसिस्टम बनता है जिसमें इसे खूबसूरत बनाने में हर किसी का अहम किरदार होता है। इस इलाके में हर साल ढेर सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। जैसे सरोतर वेटलैंड है, ये एक नेचुरल वेटलैंड है और अगर हम इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड का आना बंद हो जाएगा और जो हजारों साल से माइग्रेटरी बर्ड आ रहा है जो कि उसके पूरे लाइफ साइकिल का एक पार्ट यहाँ पे व्यतीत करता है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा उसका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे एग्जिस्टेंस पे सवाल हो जाएगा। इस सरोतर झील के पानी में हमें तरह तरह के पक्षी दिखते हैं। जैसे हमें झील के कम गहरे हिस्से में बहुत सारी डक्स की कम्युनिटी दिखती है और सरफेस के नीचे कई जीव छिपे हैं। यहाँ पर यहीं के लोकल पक्षी भी हैं और उनके वाइल्ड कजिन्स भी जो यहाँ खाना ढूंढ रहे हैं। अपना सिर पानी के अंदर घुसाकर ये अपने वेब्ड फीट और फ्लैट चोंच की मदद से मटमैले पानी में खाने के लिए पौधों, कीड़ों और छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को हमेशा तलाश करते हैं। इन डक्स की चहल पहल वाली जिंदगी के अलावा वेटलैंड में हमें यहाँ रहने वाला एक और अनोखा पक्षी दिखता है। ये है एशियन ओपन बिल स्टॉर्क।
इसे उसकी अनोखी चोंच से पहचान सकते हैं। लेकिन ये पक्षी अपने काम में स्पेशलिस्ट है। इन्हें अक्सर यहाँ कीचड़ और पौधों के बीच खाना ढूंढते देखा जा सकता है और ओपन बिल पानी के इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये सरोतर लेक में रहने वाले तरह तरह के क्रीचर्स के बीच रहने वाले शांत पक्षी हैं। यहाँ कंजर्वेशन के काम की सक्सेस उसके लिए जमा किए गए डेटा पर निर्भर है। इसलिए एक टीम को एक जरूरी काम दिया जाता है, एनुअल बर्ड काउंट, यानी इस सीजन में यहाँ आने वाली लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स को अलग अलग गिनना। ये लोग पानी और आसपास के इलाकों पर नजर रखकर हर एक पक्षी को ढूंढने का काम करते हैं। इनके पास हैं बाइनोक्यूलर्स, नोटबुक्स और डेटा एंट्री के लिए मॉडर्न टैबलेट्स भी। ये एक एक करके सभी पक्षियों की संख्या गिन लेते हैं। हर एक पक्षी, पहचान आने वाली हर स्पीशीज, उनकी संख्या, सब कुछ मिलाकर पूरा डेटा मिलता है, जिससे उनकी पॉपुलेशन के घटने बढ़ने के तरीकों, यहाँ पर रहने के हालात और पूरे वेटलैंड के इकोसिस्टम के बारे में पता चलता है। ये शांति और सब्र से करने वाला काम है, लेकिन यही सभी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की रीढ़ की हड्डी बनता है और इसकी मदद से ही तय होता है कि इस सैंक्चुरी और इसके पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए। ये झील है 266 एकड़ में, जिसमें सालों भर पानी रहता है। और झील के किनारे सेमुआपुर, बहड़वा, चांदपरसा, पुरैना, बनपरुआ बहुत सा गांव है। कई जनरेशन से ईस्ट चंपारण के लोगों ने इन पक्षियों को यहाँ पर आते और जाते हुए देखा है और वक्त बस यूं ही बीतता रहता है। उनके मुताबिक इन पक्षियों का आना अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि कुदरत का जीवन चक्र चल रहा है। शाम के वक्त सूरज डूबने लगा है और आसमान में जैसे ऑरेंज और गोल्ड की तस्वीर बन गई है। इस हल्की धूप में सरोतर झील चमक रही है और हमें एहसास होता है कि जीवन रोज एक नई कहानी लेकर आता है। कुदरत एक जैसी रहती है, लेकिन वो हमें सरप्राइज भी कर सकती है। अवेयरनेस के दिशा में हम लोग काफ़ी काम किए हुए हैं, लेकिन अभी और भी उसका ज़रूरत है। हम लोग हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्कूल में, कॉलेज में तरह तरह के जितने भी रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं सभी से बात करके कंजर्वेशन के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, ताकि समाज में जागरूकता निम्न स्तर तक जा सके और जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो लोग भी उसमें आगे बढ़ के काम करें और वो भविष्य में उसका इम्पोर्टेंस समझ के हम लोग के साथ मिलके एक कंजर्वेशन के दिशा में अच्छा रोल काम कर सके। इसके लिए चहल पहल से भरे पटना शहर के बीचों बीच इतिहास से जुड़ी यादों और रोज की भागती दौड़ती जिंदगी दिखाने वाली जगहों के बीच एक सैंक्चुरी छिपी है, जो है पटना सेक्रेटेरिएट पॉन्ड। पटना के पुराने सेक्रेटेरिएट के ऐतिहासिक इलाके के बीच हमें दिखता है ये खूबसूरत सेक्रेटेरिएट या राजधानी जलाशय। ये खूबसूरती से डेवलप किया गया तालाब अब ऐसी जगह बन गया है जहां लोग मजे कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत यहाँ आने वाले इंसान नहीं है, बल्कि इसे ऐसे सोच समझकर बनाया गया है और पटना पार्क डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऐसे संभाला है कि शहर में बने इस तालाब में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगी हैं। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये पटना पार्क डिवीजन द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। इस तालाब का नामांकन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राजधानी जलाशय किया गया। राजधानी जलाशय को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया तो इसको आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके चारों तरफ जंगलनुमा वातावरण है और यहाँ लगभग 4000 से 5000 माइग्रेटरी बर्ड आते रहते हैं। राजधानी जलाशय में मुख्यतः 35 प्रजाति के पक्षी पाए जा रहे हैं। पटना सेक्रेटेरिएट पॉन्ड के आसपास के हरे भरे इलाके में हमें जीवन पनपता हुआ दिखता है। यहाँ शहर के बीच मौजूद इस इलाके में वाटरफाउल्स की कम्युनिटी फल फूल रही है। डक्स, कूट्स और कई पानी में रहने वाले पक्षी दोपहर के वक्त तालाब में मजे से तैर रहे हैं। ये पूरा दिन सीधे साधे काम करते हुए बिता देते हैं, जैसे पानी में पौधों के बीच से तैरकर गुजरना
और खाने के लिए पानी में डूबे पौधे और छोटे इन्वर्टिब्रेट्स ढूंढना। कुछ खूबसूरती से तैरते हैं और पानी में हलचल पैदा करते हैं, जबकि कुछ पक्षी पानी के अंदर डाइव करके कुछ देर बाद बाहर आते हैं। ये पक्षी न सिर्फ यहाँ आने वाले इंसानों को पसंद आते हैं, बल्कि ये इस तालाब के लिए भी जरूरी हैं। और ये इस बात का सबूत है कि अगर मौका मिले तो कुदरत शहर के बीचों बीच भी फल फूल सकती है। इस तालाब के पास पक्षियों को आराम करने की जगह और खाना मिलता है, और इसलिए यहाँ रहने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स सुकून से रह पाती हैं। इन पक्षियों के अलावा पटना सेक्रेटेरिएट पॉन्ड में एक और बड़ा सच छुपा है, जिसमें पुराने जमाने की सोच और नई जिंदगी का मिलन होता है। एक बड़े शहर के बीचों बीच बनी ये जगह हमें एहसास दिलाती है कि जरूरी नहीं कुदरत के अजूबे हमारे घर से दूर हों। दुनिया के दूर दराज के कोनों से आने वाली ये माइग्रेटरी बर्ड्स हमें एहसास दिलाती हैं कि हम सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जिंदा रहने की जंग और सदियों पुराना कुदरत का जीवन चक्र सबकी जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ पटना के बीचों बीच ये पक्षी सिर्फ यहाँ के मेहमान नहीं हैं, इनकी अपनी कहानियाँ हैं। ये प्राचीन नक्शों के मुताबिक आसमान के रास्ते आती हैं और हमें एहसास करवाती हैं कि हमारे आसपास की जगहों में भी अनोखे नजारे दिख सकते हैं। इन सैंक्चुरीज की हिफाजत के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, इसके लिए दूर की सोच, गहरा सब्र और कभी ना टूटने वाली लगन भी चाहिए। कई पीढ़ियों से बिहार ऐसी जगह रही है जहां कुदरत और संस्कृति आपस में जुड़े हैं, जहां पर नदियों की पूजा होती है और जब माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं तो उनका पुराने दोस्तों की तरह स्वागत किया जाता है। जहां रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट से कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाकर और वेटलैंड प्रोटेक्शन के काम करके इन सैंक्चुरीज में एक नई जान फूंकी गई है। माइग्रेटरी बर्ड्स की कम होती हुई पॉपुलेशन अब फिर से बढ़ने लगी है। उनकी तादाद साल दर साल बढ़ रही है, जिससे साबित होता है कि ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं। अब जब पक्षियों का आखिरी झुंड यहाँ से वापस जा रहा है तो वो एक साफ संदेश देकर जा रहे हैं कि ये इलाके सिर्फ मैप में मौजूद मामूली लोकेशंस नहीं हैं। ये कहानियाँ, सैंक्चुरीज और कुदरत से किए हुए वादे हैं। मेहनत, दूर की सोच और कभी ना कमजोर पड़ने वाली लगन से बिहार ने साबित किया है कि उन वादों को निभाया जा सकता है।